हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी का जीएस चैनल पे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था क्लास 6 के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोग को फिर से रिकॉल करा देना चाहूँगा कि बीपीएससी जो शिक्षक वैकेंसी आयोजित करने वाली है, उसमें बीपीएससी की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो एससीईआरटी बुक से पूछे जाएंगे। तो अदरवाइज कुछ पढ़ा जाए उससे बेहतर है कि सबसे पहले उस बुक के सारे कंटेंट को मगअप कर लिया जाए, याद कर लिया जाए, बाय हार्ट कर लिया जाए। और हम और हमारी टीम ने जो भी एग्जाम से रिलेटेड एससीईआरटी का बुक है उसका गहन अध्ययन किया है। सभी परीक्षा के कंटेक्स्ट में जो उपयोगी पॉइंट हैं, जो फैक्चुअल पॉइंट है, उसको हमने कंपाइल कर लिया है और उसको हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और न केवल शेयर करेंगे बल्कि साथ ही साथ उस अध्याय से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग अगले अध्याय पे आते हैं। क्लास 6 सब्जेक्ट भूगोल, चैप्टर का नाम है पृथ्वी के परिमंडल। ठीक है, तो मोटे तौर पर पृथ्वी पर 3 परिमंडल है। कौन कौन? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। ठीक है, तो इसको अगर ऐसा देखा जाए, मान लेते हैं ये आपका पृथ्वी का स्थल मंडल हो गया, घर है ये। देखिए, ये है स्थल मंडल, स्थल मंडल। ये है जल मंडल, जल मंडल। और ये वायुमंडल, वायुमंडल। तीनों का अपना अपना महत्व है पृथ्वी के कंटेक्स्ट में, जीवन के कंटेक्स्ट में। ठीक है, जल मंडल में जलीय जीव रहते हैं, स्थल मंडल पे हम लोग रहते हैं, और वायुमंडल तो है ही है, एक आवरण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए। तो जो तीसरा चैप्टर है उसमें जो भी परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स दिए गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग को मिला कि मनुष्य का जीवन जैव मंडल पर पनपता है। जैव मंडल में तीनों शामिल हो जाता है ना। तो इसमें एक पॉइंट ये है कि मनुष्य का जीवन जो है वो जैव मंडल पर पनपता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा। ठीक है, अगर सवाल पूछा जाता कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो यूरी गागरिन थे। ठीक है, और महिला में वेलेंटिना टेरेस्कोवा थी। लेकिन प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में गए उनका नाम था राकेश शर्मा। 1984 में गए थे, है ना, सोयूज से। आगे देखते हैं हम लोग कि पृथ्वी पर वायुमंडल के 5 मंडल पाए जाते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले पृथ्वी पर जो परिमंडल है उसको 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। अब जो वायुमंडल है ना, इसको भी 5 लेयर में बांटा गया है। वायुमंडल को 5 लेयर में बांटा गया है। कौन कौन, वो बताते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो है यहां से बांट देते हैं, नीचे से ऊपर की ओर हम लोग चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हम बताने वाले हैं वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो वायुमंडल का सबसे निचला जो लेयर है उसको हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्षोभ मंडल। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो है समताप मंडल। समताप मंडल, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जो मंडल है उसको हम लोग बोलते हैं मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल, मध्य मंडल। चौथा जो मंडल है उसको हम लोग बोलते हैं ताप मंडल। ठीक है, ताप मंडल। और पांचवा जो है वो बहिर्मंडल, बहिर्मंडल है। ठीक है, तो इस पुस्तक में दिया गया है कि पृथ्वी पर वायुमंडल के 5 मंडल या 5 स्तर पाए जाते हैं। सबसे निचला स्तर जो होता है दैट इज ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर ताप मंडल,
सबसे ऊपर में बहिर्मंडल। तो ये 5 मंडल है, ध्यान रखना है। मौसम से संबंधित सारा जो घटना होता है ये क्षोभ मंडल में ही होता है ना। क्षोभ मंडल का ऊंचाई कितना होगा ये वैरी करता है, ठीक है। कहीं कहीं पर 12 किलोमीटर होता है, कहीं 16 किलोमीटर होता है, धरती के मतलब सरफेस से लेकर के ऊपर तक, है ना। सबका डिस्टेंस अलग अलग है। तो जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है सिर्फ उसको जानना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल के 5 लेयर हैं। यहाँ पर डिस्कस भी कर दिया गया है। एक तो है क्षोभ मंडल, फिर दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल, पांचवा है बहिर्मंडल। यहाँ ताप मंडल को ही आयन मंडल बोल दिया गया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, पृथ्वी पर 3 प्रकार के मंडल पाया जाता है, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल में पक्षी वगैरह, है ना, तरह तरह गैस होता है ना। नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन है, कार्बन है, लो इसी से याद रखिएगा, है ना। ये सीक्वेंस भी है गैस का जो क्वांटिटी है वायुमंडल में उसके हिसाब से है। फिर स्थल मंडल पर नदी है, झील है, पहाड़ है, झरना है, खाई है, पठार है, मरुस्थल है, द्वीप है, ये सब स्थल मंडल का हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद जल मंडल, जल मंडल में महासागर है ना, महासागरीय उच्चावच वगैरह आ जाएगा। अगला पॉइंट जो है वो बताया गया है कि 2 बड़े जल भागों को जोड़ने वाले को जल डमरूमध्य कहते हैं। जल डमरूमध्य को जल संधि या इंग्लिश में अस्ट्रेट भी बोलते हैं, ठीक है, जल संधि या अस्ट्रेट। तो 2 बड़े जल भाग को जोड़ता है। इसको आप ऐसे विजुअलाइज करके समझ सकते हैं कि जब आप इंडिया का मैप देखते हैं, खास करके साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उसका मैप अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करें, इंडिया है यहाँ पर और इसी के नीचे जो है वो श्रीलंका है, ठीक है। इधर आपका बे ऑफ बंगाल है ना, और इधर जो है वो अरेबियन सी है, ठीक है, अरेबियन सी है। तो अब यहाँ पर देखते होंगे कि यहाँ भारत का मुख्य स्थल खंड है और उधर श्रीलंका है ना। यहाँ पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है कन्याकुमारी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। एक जल का पतला पट्टी इस तरह से इधर गुजरता है इंडिया और श्रीलंका के बीच से, जिसका नाम है पाक जल संधि, ठीक है। तो एक बड़ा जल का भाग अरब सागर है और एक बड़ा जल का भाग बंगाल की खाड़ी है, और दोनों को कनेक्ट कर रहा है ये जल का एक पतला सा जो पट्टी है ना। इसी को हम लोग जल डमरूमध्य या जल संधि भी कहते हैं। क्लियर है। और दुनिया में बहुत सारा ऐसा है, सुंडा जल संधि है, बहुत सारा है, मलक्का जल संधि है। भारत के जस्ट नजदीक में यही है, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है और जोड़ता है अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से। वैसे ये दोनों जो सागर है ना, वो हिंद महासागर का हिस्सा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि स्थल का एक संकरा या छोटा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है स्थल संधि कहलाता है, ठीक है। जल संधि क्या कर रहा था, तो 2 बड़े जल समूह को या 2 बड़े जल के भाग को आपस में कनेक्ट कर रहा था। उसी तरह से जो स्थल संधि होता है वो क्या करता है कि जल राशि को बांटता है, मतलब डिवाइड करता है और जोड़ता है स्थल खंड को। ऐसे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को देखें ना, ये है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है और इधर अपना साउथ अमेरिका है, ठीक है। बीच में देखते होंगे जो सेंट्रल अमेरिका है ना, वो इस तरह से पतला पट्टी पर बना हुआ है ना। होंडुरास, बारबाडोस देश यहाँ पे स्थित है। इधर आपका अटलांटिस है, अटलांटिस, और इधर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो 2 महासागर को अलग कर रहा है और जोड़ किसको रहा है, 2 लैंड को जोड़ रहा है, 2 जमीन को जोड़ रहा है, ठीक है। तो जमीन का वह पतला पट्टी नुमा आकृति या जमीन का वह पतला या सकरा भाग जो 2 बड़े भूखंड को आपस में जोड़ता है और 2 महासागरों को अलग करता है एक दूसरे से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्थल संधि। जल संधि क्या करता है, तो ये 2 बड़े जल राशियों को जोड़ता है,
दो स्थलखंड को अलग करता है, ठीक ना, दोनों थोड़ा उलट जाता है यहाँ पर। चलिए इसको भी देख लिए हम लोग। अगला पॉइंट है वही बात फिर से एक बार रिपीट कर दी हम लोग कि पानी का एक सकरा हिस्सा जो दो बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ती है उसको जल संधि कहते हैं। जैसा कि हम लोग देख लीजिए पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है और जोड़ किसको रही है, तो बंगाल की खाड़ी को अरब के सागर से जोड़ती है। अगला पॉइंट वही है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, जोड़ता किसको है बताइए, हाँ बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से। बहुत बढ़िया। चलिए अगला पॉइंट है तीसरे अध्याय में कि भाई पृथ्वी पर जीवन पनपा क्योंकि यहाँ पर जीवन के अनुकूल सभी आवश्यक चीज मौजूद है। चंद्रमा पर जीवन नहीं पनप सकता, क्यों, क्योंकि न तो वहां वायुमंडल है और न ही वहां जल है। इवन ये अलग बात है कि चंद्रमा पर जल की उपस्थिति के बारे में भी खोज चल रहा है, पर जिस तरह से यहाँ महासागर है वहां पर नहीं, वहां अगर पानी होगा भी तो बर्फ के रूप में दबा हुआ है, ठीक है ना, और अभी जीवन खोजा नहीं गया है। पूरे ब्रह्मांड में जीवन का प्रमाण अभी तक सिर्फ पृथ्वी पर मिला है, ठीक है। तो और जीवन पनपने के लिए बहुत जरूरी है कि वहां जल का पाया जाए, तो चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है और ना ही जल है, इसलिए वहां पर जीवन नहीं है। अच्छा, चंद्रमा पर आवाज भी नहीं सुन सकते क्योंकि वायुमंडल नहीं है, और आवाज को सुनने के लिए वायुमंडल एक एसेंशियल शर्त है। खैर अगला पानी है क्वेश्चन है कि अरब सागर बंगाल की खाड़ी के पश्चिम दिशा में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप भारत के मैप को विजुअलाइज कीजिएगा, देखिए ये है भारत, है ना, देखिए मैप में ना जो पेज होगा ना उसमें हमेशा जो पेज का अपर साइड होता है वो नॉर्थ होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका अपोजिट में साउथ होगा, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, ठीक है। मैप में अगर मान लेते आप मेरा पासपोर्ट साइज फोटो लेते हैं, ठीक है, उसी को मैप मान लीजिए, तो पूछेगा आपके पासपोर्ट साइज फोटो को देख करके कि बताओ इसमें उत्तर कहाँ है, तो सर के ऊपर, ठीक है, ये मैप है, मान लेते इसी को पासपोर्ट साइज फोटो, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ होता है और जाहिर सी बात है कि इसके अपोजिट में दक्षिण होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग को पता है कि भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब सवाल पूछ रहा है या बताया गया है पॉइंट कि अरब सागर जो है वो बंगाल की खाड़ी से पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक है। तो ठीक तो है, पूरब में अगर ये है तो इसके वेस्ट में अरब सागर है, अरब सागर कोई दिक्कत नहीं है, अरब सागर, ठीक है। बंगाल की खाड़ी, खाड़ी समझते हैं किसको बोलते हैं, खाड़ी का मतलब होता है ऐसा जल राशि जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हो। तो अगर आप वर्ल्ड का नक्शा निकाल के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई तीन तरफ से ये वाला हिस्सा जो है वो घिरा हुआ, इधर दिखेगा ना, इधर बांग्लादेश वगैरह है, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जानना है, पहले बुक में जो पॉइंट दिया है इसको आप एकदम बाय हार्ट कर लीजिए, यही आपका गीता, यही कुरान, यही बाइबल है, समझे ना, इसको पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद जहां दिमाग लगाना होगा लगाइएगा, समझे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, पॉइंट नहीं, अब जो तीसरे चैप्टर में मेन पॉइंट था उसको हमने डिस्कस कर दिया है। अब बात करते हैं कुछ प्रश्न के बारे में, जो हम लोग ने पॉइंट पढ़ा है उसी से कुछ प्रश्न भी बना करके आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। आइए मिलकर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जीवन पनपता है कहाँ पनपता है ना, तो जैवमंडल, है ना, जैवमंडल में तीनों चीज शामिल होता है। दूसरा है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा थे, है ना। कब गए थे, 1984 में गए थे, सोयूज मिशन से। इंदिरा गांधी उनसे पूछी थी कि अंतरिक्ष से भारत कैसा लगता है, तो उन्होंने जवाब दिया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है ना, ठीक है। चलिए 7 दिन और कुछ घंटा, शायद 8 या 9 घंटा वहां पे स्टे किए थे लोग। उसके बाद और भी कई भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसका राकेश शर्मा आंसर हो गया, देखते हैं हम लोग। जल डमरू मध्य जोड़ता है, जल डमरू मध्य मीन्स जल संधि, इसको इंग्लिश में हम लोग स्ट्रेट भी बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में स्ट्रेट भी बोला जाता है, स्ट्रेट, ना, जल संधि। तो हम लोग अभी जस्ट बात किए हैं जल डमरूमध्य के बारे में कि दो बड़े जल राशि को ये आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है,
सेतु की तरह, इधर जल राशि इधर जल राशि, पतला पट्टी होता है, ठीक है। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा कि दो बड़े जल भाग को आपस में कनेक्ट करता है जल संधि। स्थल संधि क्या करता है, तो दो स्थल खंडों को आपस में जोड़ता है। अगला है, पूछा है कि समताप मंडल कहां होता है ना। तो हम लोग देखिए अभी शुरू में क्या बात की है कि पृथ्वी पर 3 मंडल है, कौन कौन, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। वायुमंडल को भी हम लोग 5 लेयर में बांटे, नीचे से ऊपर, है ना। सबसे पहले क्या देखे हम लोग, तो क्षोभ मंडल देखे, है ना। उसके बाद क्या देखे, समताप मंडल देखे। उसके बाद क्या देखे हम लोग, समताप मंडल बोले, ताप मंडल नहीं, समताप मंडल। उसके बाद कौन सा देखे हम लोग, मध्य मंडल देखे। तब हम लोग क्या देखे, हाँ ताप मंडल देखे, उसके ऊपर मध्य मंडल देखे, है ना। तो इस तरह से जो पूछा गया है कि समताप मंडल कहाँ है, तो जाहिर सी बात है ये वायुमंडल में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है, खाली जगह को भरिए। इस तरह से प्रश्न को बना के देख लेते हैं, है ना। मेमोरी चेक करना बहुत जरूरी है। देखिए आप कितना पढ़ते हैं डजेंट मैटर, है ना। फिजिक्स में कहावत है, मतलब फिजिक्स का एक नियम है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप 18 घंटा पढ़ रहे हैं और आप 10 पॉइंट याद नहीं किए हैं तो कोई फायदा नहीं उसका, है ना। मतलब उसको ऐसे समझिए कि यहाँ से 2 किलोमीटर है आपका मार्केट, मार्केट गए और वहां से आप फिर घर आए, तो डिस्टेंस तो हो गया 4 किलोमीटर का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0। तो पढ़ाई के कंटेक्स्ट में भी यही बात को समझिएगा कि आप कितना देर बैठ के पढ़ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ते रहिए 18 घंटा 20 घंटा। पॉइंट कितना याद है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते समय जरूर चेक कीजिए अपने आप को कि आपको कितना याद है। मान लेते एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, चलिए पढ़ लिए, आप चैप्टर को रख दीजिए और जो पॉइंट आपको रिकॉल मतलब दिमाग में है उसको लिखने का प्रयास कीजिए, फिर देखिएगा भूलिएगा नहीं, है ना। तो थोड़ा सा पढ़ने का तरीका पर भी काम करना होगा। और ये हम लोग जो आपका पाठ्य पुस्तक है उसमें जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही करवा रहे हैं, अपने मन से आलतू फालतू चीज नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आपके सिलेबस को फॉलो करना है, सिलेबस के डिमांड को फॉलो करना है। मालूम चले कि पूछना था यहाँ प्रश्न और आप मोटा मोटा गाइड पढ़ रहे हैं तो कोई फर्क फायदा नहीं होने वाला है। पहले इसको खत्म कीजिए, उसके बाद गाइड जो पढ़ना हो पढ़ते रहिएगा, है। सबसे पहले ये बहुत कोर चीज है आगे। और सबसे बड़ा बात यार कि आपको बिलीव करना पड़ेगा। अगर आप ये चैनल देख रहे हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है कि आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक बात जान लीजिए कि सबसे जरूरी है कि आप भरोसा कीजिए अपने पुस्तक पे, भरोसा कीजिए अपने टीचर पर, ठीक है। बिना विश्वास के आप मंदिर में जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो बिना विश्वास के अगर हम लोग को नहीं सुनेंगे आप तो कोई फायदा नहीं होगा। तो जो बता रहे हैं इसको तो आप जरूर कीजिए, है ना। उसके बाद आप चाहे जो कीजिए, जितना बुक पढ़ना है, गाइड पढ़ना है, ये पढ़िए और साथ में मेहनत कीजिए। आप एकदम आश्वस्त रहिए, सवाल यहां से आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने के कारण वहां क्या संभव नहीं है, तो वहां जीवन संभव नहीं है, जैसा कि हम लोग बात की है। अगले प्रश्न पे आते हैं, है ना। प्रश्न ये चैप्टर 3 खत्म हो गया, है ना। चैप्टर 3 में हम लोग क्या देखे, एक बार फिर से बात करते हैं। तो चैप्टर 3 में हम लोग देखे पृथ्वी पर पाए जाने वाले परिमंडल के बारे में। तो मोटा मोटी 3 भाग में बांटे, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ठीक है। इसी पुस्तक में आगे चल करके बाकी मंडल को भी डिस्क्राइब किया गया है, जो हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर वायुमंडल के बारे में बता दिया गया कि वायुमंडल को भी 5 लेयर में बांटा गया है, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, है ना। उसके बाद मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल के बारे में। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसमें थोड़ा सा डिस्कस किया गया जल संधि, स्थल संधि के बारे में। फिर बात किया गया थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में, ठीक है, कि वहां पर जीवन क्यों नहीं बन पाया वहां पर, ठीक है। फिर अंतरिक्ष के बारे में बात किया गया कि भाई राकेश शर्मा थे जो वहां गए थे। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर से इसको आप लोग जब तक याद ना हो जाए बार बार देखिए और रिकॉल कीजिए, खुद से सुन करके खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, बहुत फायदा होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, टोपोग्राफी, है ना, ठीक है। पृथ्वी पर स्थल मतलब अब स्थल मंडल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जमीन पर क्या क्या संरचना दिखता है आप लोग को बताइए जरा। हाँ, एक तो हो गया मैदान जिसमें हम लोग खड़े हैं, और पठार, गढ़ और पर्वत, बहुत बढ़िया, और हाँ खाई और मरुस्थल, गुड, महाद्वीप, ठीक है, द्वीप वगैरह, गुड।
यही सब है ना, ज्वालामुखी, हिंद, बहुत सारा चीज है। तो इसी के बारे में इस किताब में एक परिचय दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इसको, है ना। हम लोग कर क्या रहे हैं बॉस, हम लोग ये कर रहे हैं कि आपके पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में जो जो पॉइंट, जो जो फैक्ट दिया हुआ है उसको हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत माइन्यूटली देख करके कंपाइल कर लिए। कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको याद करवाया जाए, है ना। तो साथ दीजिए, है ना, और याद करते चलिए। तो देखते हैं हम लोग, इसमें पहला पॉइंट है कि बिहार में सोन नदी मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरती है। बिल्कुल होकर गुजरती है। सोन नदी से आप लोग सबको परिचित होंगे, है ना। कहां से निकलती है सोन नदी, तो ये अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। अमरकंटक से ना 3 नदी निकलती है। कौन कौन, सोन निकलती है, नर्मदा निकलती है ना, और महानदी निकलती है। तीनों नदी वहां से निकलती है। सोन नदी के बारे में एक खास बात यह है कि उत्तर दिशा की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। नॉर्मली भारत की नदियां जो हैं वो पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। देखिए आप लोग नोटिस कीजिएगा, दिखाता हूं कि ये भारत का मैप है। जितनी भी बड़ी नदियां हैं भारत की, सब यहाँ हिमालय से ऐसे से या कहीं से निकल करके इधर सब इधर बहती है। एक मिनट, है ना। सब भारत मतलब पूरब की ओर सारी नदियां बहती हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, क्यों भारत की सारी नदियां, मैक्सिमम नदियां जो है वो पूरब की तरफ बहती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि भारत का जो ढाल है, स्थलीय ढाल है, वो पूरब की ओर है। अदरवाइज नदी इधर बहती है ना। यद्यपि ऐसा है कि कुछ नदी पश्चिम की ओर भी बहती हैं। कुछ नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली कई नदियां जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। कुछ नदी जो है वो उत्तर की ओर बहती है, ठीक ना। तो जब भी नदी ढाल के विपरीत बहे ना, तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। या तो रिफ्ट वैली से होकर गुजर रही है ना, इस तरह का चीज। तो जब नदी के बारे में बात करेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है पूर्ववर्ती नदी, क्या हो, कौन सी नदी, मतलब कुछ नदियां ऐसी हैं जो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं, है ना। तो अभी बहुत डिटेल में जाना है आपको, आपके सिलेबस के हिसाब से बताना है। तो सोन नदी जो है वो मैदानी क्षेत्र से होकर बहती है, क्योंकि झारखंड तो बिहार में रहा नहीं, और जो पठारी हिस्सा था वो झारखंड में था। तो वो सासाराम, तब रोहतास, औरंगाबाद होते हुए जाती है और जाकर के पटना में ये गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी को डिपोजिटरी रिवर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने साथ सोना वोना भी बहा के लेके आती है। कुछ नदियां हैं जो अपने साथ कुछ सोना या इस तरह के खनिज भी बहा के लेके आती हैं, जिसमें से एक तो अपना सोन नदी भी है ना। चलिए, सोन नदी पर कई परियोजना भी है ना, जैसे इंद्रपुरी बैराज इस पर है कि नहीं। आगे देखते हैं, अब है स्थल रूप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्थल रूप का एक बढ़िया सा एग्जांपल है मैदान, है ना। जो मैदान का मतलब प्लेन, है ना, समतल जमीन का समतल हिस्सा जो मिट्टी से बना होता है ना, उसको हम लोग मैदान बोलते हैं। तो मैदान जो है बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक तो मैदान जो बनता है वो अपर्दन से बनता है, जिसको हम लोग अपर्दन मूलक मैदान बोलते हैं, ठीक है। अपर्दन का मतलब इरोड करना। देखिए मान लेते हैं ये पहाड़ है ऐसे, ठीक है, पहाड़ है। अब इधर से नदी आई, इसको तो काटेगी ही काटेगी, काटेगी 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 काटेगी, काट काट के इसको घिस घिस के पहले ऐसे कर दी, फिर इतना छोटा कर दी, फिर इतना छोटा कर दी, फिर इतना छोटा कर दी, फिर इतना छोटा, और फाइनली ऐसे मैदान बन जाता है ना। ये बन गया प्लेन। तो जब कटाव होकर के मैदान बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपर्दन मूलक, ठीक है। चलिए, दूसरा है निक्षेपण मूलक। निक्षेपण मूलक, निक्षेपण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, है ना, डिपोजिट करना। तो नदी जब बहती है ना तो अपने साथ बहुत सारा गाद लेके आती है, मिट्टी, रेत वगैरह वगैरह। और जब कभी भी नदी का ढाल मंद पड़ जाता है या नदी में इतना ज्यादा गाद भर जाता है कि नदी का वेग जो है उसको कैरी नहीं कर पाता है, तो नदी क्या करती है कि उस गाद को अपने दाएं बाएं या मुहाने पर जमा कर देती है, क्योंकि नदी में उतना ताकत नहीं बच पाता है कि उसको आगे कैरी करे। तो जो गाद अपने साथ लेके चलती है और जिसको वो कहीं पर डिपॉजिट कर देती है, तो वहां पर भी उससे मैदान बन जाता है और बड़ी उपजाऊ मैदान होता है ना। धान, गेहूं, चावल सब उच्च कोटि का होता है। तो दूसरा टाइप ये हो गया। तीसरा रचनात्मक मैदान, ठीक है। तो 3 तरह का मैदान, कौन कौन, पहला अपर्दन मूलक, दूसरा निक्षेपण मूलक, तीसरा रचनात्मक मूलक, ध्यान रखना है। चलिए,
अब एक साइट के बारे में बताया गया है। अच्छा, अपर्दन मूलक मैदान का एग्जाम्पल दे दिया है, फिनलैंड का मैदान है ना। फिनलैंड पता ही होगा आप लोग कहाँ है, कहाँ है फिनलैंड? हाँ, यूरोप में है। ठीक है, और क्या जानते हैं इसके बारे में, कहाँ है राजधानी फिनलैंड का? हेलेंस्की। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जगह है। ठीक है, यहाँ पर भी 12 बजे रात में सूरज चमकता है, नॉर्वे के अलावा, है ना। चलिए, अगला है वाल्मीकि नगर बिहार के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। वाल्मीकि नगर के बारे में बताया गया है ना, क्योंकि तराई क्षेत्र से मिलता जुलता एरिया है, यहाँ का भी कुछ अपना भौगोलिक विशेषता है। वाल्मीकि नगर को हम लोग टाइगर रिजर्व के रूप में भी जानते हैं, और बिहार का नेशनल पार्क तो है ही है, बहुत सुंदर जंगल है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ बताया गया है, चूंकि मैदान के बारे में बताया गया है तो मैदान पर ही तो हम लोग बेसिकली आवास बनाते हैं, है कि नहीं। नॉर्मली जो मानव होता है या पशु पक्षी जो होता है वो कहाँ रहता है? जमीन पे रहता है, मैदान पे रहता है। मैदान का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। बहुत कम ही लोग ऐसा होगा जो पहाड़ पे रहता है। नॉर्मली जनजाति जो होता है, आदिवासी, वो लोग पहाड़ी पर्वत पे रहता है ना। नागा जनजाति में कुछ लोग हैं जो हिल टॉप सेटलमेंट पद्धति अपनाता है। बेसिकली हम लोग मैदानी क्षेत्र में ही बसना पसंद करते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर यातायात के लिए सुविधा आराम से बन सकता है, खेती अच्छे से हो जाता है ना, भौगोलिक चुनौतियां कम होती है, तो इसलिए हम लोग जो है मैदानी क्षेत्र में ही बसना शुरू करते हैं। खेती के लिए बहुत बड़ा रोल है इसका, है ना। तो ये बताया गया है कि धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चिकनी मिट्टी, जो नॉर्मली बिहार में पाई जाती है एक बड़े हिस्से में। केवल चिकनी मिट्टी ही नहीं, मिट्टी का भी कई टाइप होता है। मिट्टी का जो कंपोजिशन होता है ना, तो उसके आधार पर भी मिट्टी का अलग अलग प्रकार है, जो हम लोग कभी आगे बात करेंगे। अभी हम लोग कोई फालतू बात नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा ज्ञान आप पर नहीं उड़ेलेंगे। जो आपके पाठ्य पुस्तक में पूछा गया है वही आपको बताएंगे, है ना। तो धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चिकनी मिट्टी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पठार पॉइंट जो है वो पठार की ऊपरी सतह सपाट होती है। मतलब इस चैप्टर में स्थल रूप में हम लोग मैदान, पठार, पर्वत के बारे में देख रहे हैं। तो मैदान के बारे में वो देख लिए, 3 टाइप है ना। पठार के बारे में, पर्वत और पठार में कैसे अंतर करेंगे? तो देखिए, पठार पर्वत जो होता है ना बॉस, वो ऐसा होता है शंकु रूपी, है ना, ऐसे एकदम, ठीक है, ऐसे होगा। पठार जो होता है ना वो कुछ इस तरह से होगा, चाहे तो रखेगा, लेकिन जो इसका शीर्ष होगा ना वो इस तरह से सपाट होता है ना, सपाट। यहाँ पे ठीक, वहां पे बैठ करके टेबल बैठ लगा कर तो चाय पी सकते हैं, बट इतना बड़ा होता है कि ये चीज आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक। तो पठार का शीर्ष जो होता है वो सपाट होता है, ऊपरी सतह सपाट होता है। अब हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है पर्वत के बारे में, है ना। तो एक मिनट रुकिएगा। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली स्थल रूप के बारे में देख रहे हैं, है ना। हम लोग देखिए मैदान के बारे में, मैदान के बारे में देखें, फिर पठार के बारे में थोड़ा सा बताया गया है यहाँ पे, फिर पर्वत के बारे में बताया जा रहा है, पर्वत के बारे में। तो इसी पुस्तक में बताया गया है कि पर्वत जो है बेसिकली 3 प्रकार का होता है ना। एक तो वलित पर्वत है, दूसरा भ्रंश पर्वत है, तीसरा जो है वो ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है ना, ज्वालामुखी पर्वत है। इसको हम लोग ट्रू माउंटेन बोलते हैं। ये सच्चा पर्वत है, प्योर पर्वत है। ये पर्वत में भी झूठा और सच्चा होता है। भ्रंश पर्वत को हम लोग अवरोधी पर्वत या ब्लॉक माउंटेन या फॉल्स माउंटेन भी कहते हैं। नहीं तो ज्वालामुखी से बनता ही है। ज्वालामुखी धरती फाड़ के जब ज्वालामुखी निकलता है ना, लावा इस तरह से, लावा जमजम के इस तरह से पर्वत का रूप ले लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पर्वत के भी 3 प्रकार होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्स पर्वत या अवरोधी पर्वत या ब्लॉक माउंटेन, तीसरा जो है ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। और एक और पर्वत का प्रकार आप लोग देख सकते हैं, जैसे जब यही तीनों पर्वत जो है, वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत जो है, यही तीनों जब समय के साथ पुराना हो जाता है, घिसने पिटने लगता है, तो इसी को हम लोग अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत अवरोधी पर्वत भी हो सकता है
या वलित पर्वत भी हो सकता है ना। पर्वत का निर्माण अलग एक विषय वस्तु होगा, जिसपे कभी हम लोग आगे बात करेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है और वो कैसे बनता है ना। नॉर्मली एक एक लाइन में जान लीजिए कि वलित पर्वत के निर्माण में प्लेट टेक्टोनिक का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और भ्रंश पर्वत के निर्माण में जो पृथ्वी का आंतरिक बल है उसका एक बहुत बड़ा रोल है ना। और ज्वालामुखी भी वही बात है। चलिए आगे आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट कि भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो यहां पर 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि देखिए, अगर पूछेगा कि अरावली पर्वत किस प्रकार की पर्वत है, अवरोधी पर्वत है या भ्रंशोत पर्वत है अथवा वलित पर्वत है, तो आपका आंसर क्या होगा? वलित पर्वत है। ये अलग बात है कि इतना पुराना हो गया है ये कि अब इसको हम लोग अवशिष्ट पर्वत ही कहते हैं, है ना। अपना अंतिम दिन गिन रहा है। फिर दूसरा पॉइंट इसी पॉइंट से निकलता है कि जो अरावली पर्वत है वो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। ऑब्वियसली भारत की भी सबसे प्राचीन पर्वत होगी ना। 2 पॉइंट है, एक अरावली पर्वत वलित पर्वत है और दूसरा ये विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है कुछ ज्वालामुखी पर्वत का भी एग्जांपल दे दिया गया है ना। एक तो वलित पर्वत के बारे में जान लीजिए कि दुनिया का जितना लंबा पर्वत श्रृंखला है आप नाम लीजिए, सब वलित पर्वत है, इसलिए याद करने का झमेले नहीं है। तो चाहे एंडीज पर्वत हो या हिमालय पर्वत हो या और बताइए, हाँ, माउंट एटलस हो, जितना है सब कौन सा है? वलित पर्वत। अवरोधी पर्वत बहुत कम है ना, ठीक है। वाजिस हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, इंडिया में सतपुड़ा हो गया, ये सब अवरोधी पर्वत है। और ज्वालामुखी पर्वत भी है ना, जैसे माउंट फुजियामा हो गया, है ना। अपना भी बायरन आइलैंड एक है ना, और भी बहुत सारा है। तो इसी के बारे में बता रहे हैं कि कुछ अफ्रीका में कुछ वलित पर्वत है ना, सॉरी, ज्वालामुखी पर्वत का कुछ एग्जाम्पल है। तो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, ठीक है, ये क्या है? ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है, ठीक है। ज्वालामुखी से निकलता है ना भाई लावा, एक मिनट पूछिएगा। ज्वालामुखी से जब लावा निकलता है तो लावा जो होता है कुछ इस तरह जमना शुरू करता है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे जमता है तो एक समय के साथ ही पर्वत का रूप ले लेता है। तो इसी तरह से किलिमंजारो बना है, ठीक। जापान का भी जो फ्यूजियामा पर्वत है वो भी ज्वालामुखी के कारण ही निर्मित हुआ है। ये पॉइंट बताया गया था इसमें। अगला है कि बिहार का अधिकतम भाग गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। बिल्कुल सही है। झारखंड जो है ये इसका अधिकांश क्षेत्र जो है वो पठारी है, ठीक है। लेकिन इस कंटेक्स्ट में बिहार जो है बहुत लकी है ना। बिहार एक लगभग मैदानी राज्य है ना, और यहाँ का मिट्टी इतना उपजाऊ है कि इसको बोला जाता है स्लीपिंग टाइगर। मतलब अभी अपना उर्वरता का जो बोलते हैं कि भरपूर दोहन वो नहीं हो पाया है। जिस दिन बिहार के मृदा का भरपूर दोहन होगा, मतलब अच्छे से इसका उपयोग किया जाएगा, दोहन का मतलब आप वैज्ञानिक तरीके से नहीं, है ना, वैज्ञानिक तरीके से दोहन किया जाएगा, तो यहाँ पर बहुत उच्च उत्पादकता हासिल किया जा सकता है, जिससे जाहिर सी बात है कि जो खाद्य सुरक्षा में फायदा होगा, कुपोषण पर रोक लगेगा, है ना। तो गंगा जो देखिए, अगर बिहार का मैप ड्रॉ करें ना तो कुछ इस तरह से, एग्जैक्ट तो ड्रॉ नहीं कर रहे हैं बट एक आउटलाइन दे रहे हैं, है ना। कुछ इस तरह से बिहार का मैप है। बीच से गंगा नदी गुजरती है ना। फिर बहुत सारा नदी है। कौन कौन सा नदी है? बहुत सारा नदी है ना। घाघरा है, इधर से घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कमला है, बलान है, कोसी है, महानंदा है ऊपर से। फिर इस साइड से आपको बहुत सारी नदी मिलती है। कौन कौन नदी मिलती है? इधर से करमनासा है, पुनपुन है, सॉरी सोन है, फिर पुनपुन है, फिर फल्गु है, क्यूल है, अजय है ना। तो गंगा नदी लगभग बिहार को 2 बराबर भाग में बांटती है। देखिएगा ऐसा तो दिखेगा, 2 बराबर भाग में लगभग बांटती है ना। और दोनों तरफ से कई नदियां गंगा में मिलती है, और नदी जब गंगा से मिलती है तो अपने साथ साथ बहुत गाद भी लेके आती है और अपने दोनों किनारे पर छोड़ती है। तो बहुत उच्च कोटि का उपजाऊ क्षेत्र बिहार को प्राप्त है प्रकृति के द्वारा। यद्यपि नदी के कारण बाढ़ का भी समस्या हम लोग को झेलना पड़ता है, वो एक अलग बात है। लेकिन बाढ़ का आना जो है ना, वो प्राकृतिक आपदा से ज्यादा
मानवीय भूल का ही परिणाम है। अगर हम लोग सही से नदी का प्रबंधन करें तो बाढ़ अपने आप में समस्या नहीं है। बेसिकली हम लोग नदी के जल का सही तरीके से प्रबंधन नहीं करते हैं, अदरवाइज वही नदी जो है वो उसका हम लोग संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि एक ही टाइम में नॉर्थ बिहार बाढ़ से परेशान रहता है तो साउथ बिहार में सूखे की स्थिति रहती है। तो एक बहुत बढ़िया एक प्लान है नदी जोड़ो प्रोग्राम। अगर इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो न केवल बाढ़ की समस्या से मुक्ति मिल जाएगा, बल्कि जो सूखा का समस्या है उससे भी मुक्ति मिल जाएगा। ठीक है, जान और माल दोनों का बचत होगा। ठीक है, तो सरकार इसके दिशा में प्रयास कर रही है, वो एक अलग बात है ना। आगे हम लोग देखते हैं। अगला है पामीर का पठार, है ना। तो देखिए भाई, हम लोग फिर से बता रहे हैं आप लोगों को, बार बार भूलिएगा नहीं, है ना। कंटेंट पर पकड़ होना जरूरी है। स्थल रूप के बारे में हम लोग देख रहे हैं, स्थल रूप के बारे में देख रहे हैं हम लोग। इसमें बेसिकली क्या क्या देख रहे हैं? मैदान, पठार और पर्वत, है ना। पर्वत को 3 भाग में देखें। अब पठार के बारे में बताया गया है कि भाई दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, नहीं, यहाँ पर पामीर के पठार के बारे में देखते हैं कि पामीर का पठार जो है ना, इसको संसार का छत बोला जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, है ना। बहुत ऊंचा है, यहाँ पर है। अगर इसको आप मैप के थ्रू देखेंगे, एक मिनट, तो भारत अगर ऐसे है, अगर भारत को ऐसे ड्रॉ करते हैं मैप, तो यहाँ पर भारत के कहीं नॉर्थ वेस्ट में, है ना, अफगानिस्तान साइड में ऐसे पामीर नॉट है ना। यहाँ से कई पर्वत निकला हुआ है, हिंदू कुश निकला हुआ है यहाँ से ऐसे ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से सुलेमान किर्थर निकला हुआ है, सुलेमान किर्थर निकला हुआ है। यहीं से काराकोरम निकला हुआ है ना, काराकोरम, काराकोरम निकला हुआ है। यहीं पर तिएन शान निकला हुआ है, तिएन शान निकला हुआ है। कई पर्वत निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, पामीर के पठार से, पामीर की गांठ भी बोलते हैं। तो पामीर के पठार को हम लोग दुनिया का छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, है ना। काराकोरम को हम लोग बैकबोन ऑफ द अर्थ या वर्ल्ड भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी कहते हैं। मान लेते हैं पहाड़, ये पहाड़ है ना, बट यही पहाड़ अगर सीरीज के रूप में इस तरह से फैला हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पर्वत श्रृंखला बोलेंगे। जैसे कि अब इंडिया कंटेक्स्ट में देखिए, ऐसे करके इंडिया है ना, मान लेते हैं ऐसे करके। तो आप लोग देखते होंगे कि जो पहाड़, एक पहाड़ का पूरा सीरीज यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है ना, ऐसे 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 ऐसे, इसी को हम लोग महान हिमालय, ग्रेट हिमालय कहते हैं, है ना। एक सीरीज के रूप में फैला हुआ है। छोटा सा है तब तो कोई बात नहीं, बहुत लंबे क्षेत्र में फैला होता है तब उसको हम लोग पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका का पठार जो है ना, वो सोना और हीरा के खान के लिए फेमस है ना। पठार में जो है वो पठार जो होता है ना, वो प्राकृतिक संसाधन के लिए भी जाना जाता है। ऐसे झारखंड में छोटा नागपुर का पठार जो है, इसको भारत का रूर क्षेत्र बोलते हैं। रूर एक क्षेत्र है जो जर्मनी में है ना, वहाँ पे कोयला लोहा वगैरह खूब पाया जाता है। तो दुनिया में कई ऐसे पठार हैं, खास करके अफ्रीका का पठार जो है, वहाँ पे कई तरह का जो प्राकृतिक या धात्विक खनिज जो है ना, वो हम लोग को प्राप्त होता है। सोना, टीना, बहुत सारा, ठीक है, प्राप्त होता है। अफ्रीका में कटंगा का पठार एक है जो बहुत विख्यात है। फिर किम्बरले से हीरा मिलता है, पता ही होगा आप लोग को। अगला है तिब्बत का पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार न केवल विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, बल्कि ये विश्व का सबसे बड़ा अंतरा पर्वतीय पठार भी है। अंतरा पर्वतीय पठार का मतलब क्या होता है कि 2 पर्वत के बीच में जब कोई पठार स्थित होता है तो उसको हम लोग अंतरा पर्वतीय, है ना, इंटर माउंटेन प्लेटू भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। हाँ, यहीं पे बताया गया है कि जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है ना, अब पहले जैसा नहीं है ना। बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है, मृदा अपरदन हो रहा है, नदी सूख रही है ना, वर्षा का प्रारूप सही नहीं है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तो जो हमारा वायुमंडल है ना, जो जैसा आज से 100 साल 200 साल पहले था, अब वैसा नहीं है। इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है इंसान। छेड़छाड़ करने के कारण क्या है? तो जनसंख्या, लगातार जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं हम लोग ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण क्या है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या है।
ठीक है, जनसंख्या बढ़ता है तो संसाधन का दोहन भी बढ़ता है, और जब संसाधन को आप अतार्किक रूप से और धुआंधार करेंगे तो प्रकृति उसका भरपाई जल्दी नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, एक असंतुलन उत्पन्न होगा ना। पहले क्या था, या प्रकृति जो है एक संतुलन पे काम करती है, मतलब प्रकृति का भी एक अपना क्षमता होता है संसाधन को रीजनरेट करने का। ऐसा नहीं कि आप मान लेते हैं पेट्रोल निकाल लिए जमीन से और वो प्रकृति जो है फटाक से रिफिल कर दिया, नहीं, समय लगता है, लाखों साल करोड़ों साल लगता है संसाधन के पुनर्भरण में, ठीक है। तो जो प्राकृतिक वातावरण में बदलाव आ रहा है इसका बेसिकली मुख्य कारण बढ़ता हुआ जनसंख्या है। अगला बताया गया है सतपुड़ा की पहाड़ी भ्रंशोत्त पर्वत या अवरोधी पर्वत या ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। अभी हम लोग कुछ देर पहले हम लोग पठार के बारे में जब पढ़ रहे थे, सॉरी माउंटेन के बारे में, तो हम लोग 3 बात बताए थे, वलित पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत या अवरोधी पर्वत, और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। तो सतपुड़ा श्रृंखला जो है वो किस तरह की पर्वत है, तो वो अवरोधी पर्वत या भ्रंशोत्त पर्वत का उदाहरण है। चलिए, हाँ, ऐसा पर्वत जो शंकु के आकार का होता है उसे वलित पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत का एक एग्जाम्पल ये भी है कि जब भी उसका शेप होगा कुछ शंकु के आकार का होगा, है ना, इस तरह से होगा। अगला है छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज, इस तरह का प्राकृतिक संसाधन पाया जाता है, इसलिए छोटा नागपुर के पठार को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। अगला पॉइंट है मित्र, पॉइंट नहीं, अब जो हम लोग पढ़े उसी को सारा पॉइंट हम लोग बोल दिए। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोग के सामने रख रहे हैं। कुछ प्रश्न है, उत्तर भी नीचे दिया हुआ है, लेकिन हमारे उत्तर बताने से पहले आप लोग उत्तर बताइए और चेक कीजिए कि आपको कितना याद है, क्योंकि एग्जाम में भी यही आने वाला है। मौका है भाई, बन जाइए गुरुजी, है ना। चैनल का नाम भी है गुरुजी का जीएस, आप भी गुरु जी बनने के चक्कर में है, तो आपका रिटेंशन पावर या याद करने का क्षमता अच्छा होना चाहिए। अगर आप ही याद नहीं करेंगे तो बच्चे से क्या उम्मीद कीजिएगा। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं ना। तो अब याद कहीं नहीं होगा यार, आप लोग को कहीं से कोई मोबाइल नंबर बोल दे एक बार तो खटाक से याद हो जाता है, यही नहीं याद होगा, ध्यान दीजिए। अगला, बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो हम लोग बात किए थे शुरू में ही, मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर क्या होगा, ग, मैदानी क्षेत्र से, है ना। चलिए, फिर है कि वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये बिहार के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अगला है कि धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो चिकनी मिट्टी, जस्ट हम लोग अभी कुछ देर पहले बात किए थे, है ना। चलिए, इसका आंसर होगा चिकनी मिट्टी। फिर है कि पठार के ऊपर की सतह कैसी होती है, बताइए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है, सपाट, ठीक है। पठार कैसा होता है, तो कुछ इस तरह से होता है ना, और पर्वत इस शेप में होता है ना। तो पठार का जो ऊपर वाला लेयर होता है, ऊपर का जो स्तर होता है वो सपाट होता है अपेक्षाकृत, ठीक है। बहुत बढ़िया, याद है आप लोग को। फिर हम लोग देखे थे, बात किए थे कुछ देर पहले कि पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं, तो हम लोग 3 प्रकार का पर्वत देखे थे, कौन कौन, वलित, भ्रंशोत्त और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। गुड। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है जिसको हम लोग फिल इन द ब्लैंक के तौर पे रखे हैं, है ना, ताकि आपकी मेमोरी को चेक किया जाए। आप संवाद देखे तो फटाक से बताते हैं आप लोग, जरा ऐसे बताइए तब ना समझे। हाँ, बनिए गुरुजी ऐसा कि नाम ले, समझ रहे हैं। एक शिक्षक जो होता है ना बॉस, वो समाज का निर्माता होता है, सोशल इंजीनियर है आप लोग, मामूली बात नहीं है। आप जो अभी पढ़ाएंगे ना बच्चा को, अगर अच्छे से पढ़ाएंगे, अगर आपका इंप्रेशन अच्छा होगा तो बच्चा पूरे जिंदगी आपको याद रखेगा। तो सिर्फ अपने आप को सेटल करने के लिए टीचर मत बनिए, आप समाज का वास्तुकार बनने जा रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि पहले खुद के अंदर संशोधन और सुधार किया जाए, है ना। पढ़ने का तरीका सुधारिए और बच्चे को सहज भाषा में बताना सीखिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग याद करेंगे। तो एक क्वेश्चन है कि बिहार का अधिकतर भाग नदी के दोनों ओर है, किस नदी के दोनों ओर है। जाहिर सी बात है कि बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा है, और सारी नदी तो गंगा में मिल जाती है, तो गंगा के दोनों ओर है, इसलिए मैदानी क्षेत्र भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अगला प्रश्न है कि किस, मतलब देखिए, को संसार का छत कहा जाता है, किसको कहा जाता है भाई संसार का छत। अभी हम लोग क्या देखे थे, पामीर के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है ना, वहां से कई श्रृंखला निकलती है।
तो याद होगा आप लोग को। अगला, शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख पर्यटन स्थल के उदाहरण है। पर्यटन स्थल भी कई तरह का होता है ना। ठीक है, तो बताइए आप लोगों को किस तरह का है। तो ये पर्वतीय पर्यटन स्थल है ना। अक्सर यहाँ लोग जाता है घूमने फिरने, है ना। तो ये भी हो गया। अगला है कि प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का प्रमुख कारण क्या है। अभी हम लोग कुछ देर पहले बात किए थे। हाँ, गुड, बदलती जनसंख्या, बहुत बढ़िया। अगला, अब कुछ मैच करने वाला प्रश्न। देखिए आप लोग का मेमोरी कितना बढ़िया है। तो एक तो है ये भ्रंशोत्स पर्वत, है ना, इसके बारे में, इसको किससे मैच कीजिएगा बताइए, कौन है इसका एग्जाम्पल। तो हम लोग देखें सतपुड़ा, है ना, ये इसका मैच है। चलिए, ये हो गया। सतपुड़ा पहाड़ी जो किस तरह का पहाड़ी है, तो ये ब्लॉक माउंटेन या अवरोधी पर्वत या भ्रंशोत्स पर्वत, है ना, का एग्जाम्पल है। चलिए, दूसरा है वलित पर्वत। एक मिनट, वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, है ना, फोल्डेड माउंटेन जो शंकु के आकार का है ना। इसका एग्जाम्पल, तो हम बताए थे कि दुनिया का जितना भी लंबा पर्वत श्रृंखला है, खूब लंबा लंबा, सब वलित पर्वत है, ठीक ना। तो अपना हिमालय हो जाएगा। फिर प्राचीन पठार ना, प्राचीन पठार, इसको किससे मैच कीजिएगा। तो दक्कन का पठार तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो ऑब्वियस है ये इससे मैच हो जाए। एक मिनट रुकिएगा, ये इससे मैच हो जाएगा। अगला है निक्षेपणात्मक मैदान, है ना, तो ये मैच कर जाएगा हंगरी के मैदान से। तो हो गया। तो इस तरह से हम लोग अध्याय 4 भी देख लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पसंद आया होगा, और आप यकीन मानिए हम लोग बहुत गहन अध्ययन करके आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसके हर एक पॉइंट को बहुत बढ़िया से कंपाइल करके आप लोग के सामने रख रहे हैं। और जैसा कि बीपीएससी का निर्देश है कि प्रश्न जो है वो मुख्यतः आपके पाठ्य पुस्तक जो कि एससीईआरटी का है पर आधारित होगा। तो सबसे पहले इसको कीजिए। मार्केट में बहुत सारा बुक है, तो भागिए मत, है ना। 10-20 किताब पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है भाई ना। एक किताब को 10 बार 20 बार पढ़िए, ये फायदा करेगा, है ना। तो साथ चलिए आप लोग आगे। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।